हेलो गाइस, आपका स्वागत है द फार्मासिस्ट वर्ल्ड में। और आज जो है हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बीफॉर्म करने वाले बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा डाउट है आज के समय। और 2-3 सालों में ये ज़्यादा बढ़ा भी है, मैंने अक्सर देखा है। बहुत लोगों को देखा है ये डाउट पूछते हुए। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जो है कोई भी ठीक से आपको गाइड नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या किसको प्रॉफिट मिलता है, क्या गेन करते हो, क्या आप डिसएडवांटेज देखते हो, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल और इन दोनों के बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस, जो कि दोनों ही पीसीआई के द्वारा कंडक्ट किया गया सिलेबस है। और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को भी हम माइन्यूट रूप में देखने की कोशिश करेंगे और आज क्रिस्टल क्लियर करेंगे इन दोनों को डिफरेंस देखकर। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहली तो बात कर लें एमफॉर्म मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मेसी प्रैक्टिस की। तो ये जो कोर्स है सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया गया था 1997-98 के करीब, ठीक है। और इसमें जो है आप उस समय फार्मेसी प्रैक्टिस जो धारणा थी वो रखी गई थी सबसे पहले, कि नहीं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फार्मेसी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन द हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। तो क्या होता है फार्मेसी प्रैक्टिस, तो उसमें रूल आने से पहले ये कोर्स आ गया था 2015। जो रूल था फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015, उससे पहले ये रूल ला दिया गया था, ठीक है। ये कोर्स लॉन्च की गई थी। तो ये कोर्स जो था डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजों में, जैसे एसआरएम हो गया, ठीक है, मणिपाल कॉलेज हो गया, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों में ये कंडक्ट किया जाता था, चलाया जाता था और आज भी चलता है सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। यहाँ पे जो था इनमें फार्माकोथेरेपिटिक्स इनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। इनको जो है बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी जाती थी, बहुत सारी जो फार्मेसी प्रैक्टिस रिलेटेड जो जितने भी सिलेबस थे, इनके क्लिनिकल जितने भी रिसर्च थे, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसमें जितने भी जो अलग अलग जो भी क्राइटेरिया थी इनकी, इनको रीडिंग की जाती थी। बाद में जो एमफार्म का सिलेबस भी चेंज हुआ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई चीज अपडेट भी की गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ चला आ रहा था, पर इसमें कोई क्लिनिकल फार्मेसिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस समय। ना ना इनकी कोई डिमांड थी, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस शायद इंडिया में 400 से 500 के बीच में ही बच्चे जो होते हैं वो फार्मेसी प्रैक्टिस करते हैं। और जो ये कोर्स भी चलता है बहुत ही कम कॉलेजों में चलता है, और जिन कॉलेजों में चलता है वो भी बहुत नामी कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है, और पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और जो लेते हैं तो उसको भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद क्या हुआ कि बस एम फॉर्म, ठीक है, फॉर्म डी 2008 में फिर लॉन्च किया गया, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इनको कहा गया डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और ये जो था बी फॉर्म के बाद 3 साल का रखा गया पीबी कोर्स, ठीक है। बी फॉर्म के बाद 3 साल का रखा गया। अब बात होती है यहाँ पर कि यह दोनों जो था कोर्स तो लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। जब आपके पास क्लिनिकल चीज़ें थी अवेलेबल, तो आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लॉन्च करने की जरूरत क्यों हुई, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो देखिए, बस मैं ये कहना चाहूँगा, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, जब आपको ग्लोबल लेवल पे अपने आप को टिकाना होता है, बच्चों डिमांड को बढ़ाना होता है, तो वहाँ पर जो है उनके अकॉर्डिंग आपको चलनी होती है। और एलोपैथिक साइंस जो होती है, मैं बार बार कहता आता हूँ कि इंडिया की पैथी नहीं है, यह जो है फॉरेन कंट्री लाइक यूरोपियन यूनियन और यूएस से आई हुई पैथी है, ठीक है। जिसको जो कि बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस पे है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा रिसर्च है, क्योंकि उनके पास करोड़ों पैसे हैं जो उसको एविडेंस पे लेके आते हैं और उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो उन्हीं के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है हमारा सिलेबस भी चलता है, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बी फार्म हो, एम फार्म हो, फार्म डी हो, नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, ठीक है, बीडीएस हो, कोई भी एलोपैथिक के जितने भी कोर्स चलते हैं इंडिया में। तो क्या करते हैं, तो उस लेवल पे आने के लिए इनको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ी, क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की धारणा पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी अच्छी खासी, जब से थैलिडोमाइड ट्रेजेडी 1961 में आई। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो थे, ये जो है यूएस में, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में जो है एलिजिबल थे, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो क्लिनिकल फार्मेसी का कोर्स किए हुए हैं, ठीक है। आपके पास लगातार 6 ईयर की, 5 ईयर की, 6 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, या तो फार्म डी कहीं कहीं जो है अ, लगा दिया गया।
कि नहीं आप फॉर्म डी होंगे तभी आपको क्लिनिकल फार्मेसिस्ट कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो है और भी सारे रीजन थे, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम था, बहुत सारे रीजन की वजह से फॉर्म डी को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो एम फॉर्म जो था इसका अपडेट वर्जन जो है लॉन्च कर दिया गया 2008 में। ठीक है, तो उसके बाद जो है जब फॉर्म डी लॉन्च हो गया तो इसके बाद जो है इनको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मतलब कि डॉक्टर प्रीफिक्स से नवाजा गया। ठीक है, पीसीआई ने, क्योंकि ये पीसीआई कहे या ना कहे ऑल इन वर्ल्ड पे जो चलता है उसके अकॉर्डिंग हम अभी भी बात करेंगे। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर प्रीफिक्स जो है पीसीआई दे या ना दे वर्ल्ड लेवल पे इनको अपने आप मिल जाता है। पर यहाँ पर आती है, हमारा देश है, संविधान पे चलता है, गवर्नमेंट लॉ होती है, तो पीसीआई को भी उसी के लॉ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड लेवल पे और फिर अपने लॉ के अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर प्रीफिक्स देना पड़ा। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को। बात करें फिर एमफॉर्म की, तो एमफॉर्म जो था इनको जो है ये मास्टर लेवल का कोर्स होता है। ठीक है, पर क्या कहते हैं, इनको डॉक्टर प्रीफिक्स जो है पीसीआई नहीं देती है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इनको डॉक्टर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनको जो ये प्रीफिक्स नहीं दिया जाता है। ये रही एडवांटेज की बात जो कि सबसे अधिक थी। फिर बात करें क्लिनिकली कौन सबसे अधिक पढ़ता है, क्लिनिकल नॉलेज सबसे अधिक किसके पास होती है। ठीक है, कौन सबसे अधिक एक्सपोजर में रहता है। ठीक है, तो क्लिनिकली बात करें तो सबसे अधिक एक्सपोजर जो है इनके पास होती है, फॉर्म डी के पास होती है, क्योंकि इनके पास इंटर्नशिप भी होती है 1 साल की। ठीक है, बी फॉर्म के बाद 2 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप आपको देखने को मिलती है। पर एम फॉर्म के पास ऐसा नहीं है, उनको इंटर्नशिप नहीं मिलती है। उनकी जो है प्रोजेक्ट वर्क के अंदर ही हॉस्पिटल राउंडिंग भी होती है कुछ आवर्स की, तो वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर उतना नहीं है जितना कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को मिलता है, खड़े खड़े 1 साल के इंटर्नशिप ही है। तो ये चीज़ इनके लिए सबसे डिसएडवांटेज थी एम फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब देखिए 2021 आता है, मैं आपको आगे पीछे करके जो जो मेरे दिमाग में है अभी मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता पाऊंगा। ठीक है, कोई मैंने इसका एक पैरामीटर डिसाइड किया नहीं है कि ऐसे ऐसे मुझे स्टेप में बताना है। ठीक है, तो मैं एक आपको अपने पैरामीटर के हिसाब से बताऊंगा कि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ को लेकर। तो इसमें जो है कि 2021 में एक रेगुलेशन एक्ट पास होता है, जब हमारे पीसीआई के प्रेसिडेंट डॉक्टर बी सुरेश थे, तो उन्होंने फॉर्म डी के लिए एक रेगुलेशन पास किया कि क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की धारणा अब जो है लाने की जरूरत है, एज गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन पास होता है 2021 में, और क्लिनिकल फार्मेसिस्ट को, फॉर्म डी को बोला गया क्लिनिकल फार्मेसिस्ट, जो कि ऑफिशियली हो गए। उसके बाद जो एम फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी पास आउट कर चुके थे, उनके बीच में एक गुस्सा भर गया कि नहीं, क्यों हम नहीं हैं क्या, क्योंकि हम तो पहले से ही थे, हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस तो हम भी करते हैं। ठीक है, तो उनकी धारणा ये हो गई। पर फॉर्म डी जो थे, जैसा कि बताया कि संख्या इनकी अधिक है, इनके पास ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, क्लिनिकल नॉलेज होता है, हर चीज़ में ये सबसे अधिक सीखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है इनको बाहर रखा गया था, उनकी जो भी क्राइटेरिया हो डॉक्टर बी सुरेश की। ठीक है, और उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की। तो उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें थी, इनका द हिंदू में आर्टिकल भी छपा कि हमको भी इसमें रखा जाए। तो उसके बाद जो भी पीसीआई के अंदर चला होगा मैटर, जो भी वर्क हुआ हो, ठीक है, उसके बाद कुछ महीनों बाद जो है एक नोटिफिकेशन आता है, जब हमारे पीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट जब डॉक्टर बी सुरेश रिटायर हो गए, तो उस समय डॉक्टर प्रमोद योले सर जो थे पीसीआई के प्रेसिडेंट ऐसे कार्यभार संभाल रहे थे। तो उनके समय एक नोटिफिकेशन आता है और कहा जाता है कि एम फार्म को भी क्लिनिकल फार्मेसिस्ट जो है कंसिडर किया जाए। और फिर ये धारणा जो हुई एम फार्म के लिए भी आ गई कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये भी होंगे। ठीक है, तो ये भी एक ऑफिशियल नोटिस बन चुका है। बहुत लोग ये चीज जानते ही नहीं है, तो जान जाइए आपसे कि दोनों धारणाएं आ चुकी हैं कि ये भी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट है और ये भी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही है। ठीक है, तो ये थी अच्छी थी। फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में क्या एक खराबी है, एम फार्म में क्या एक अच्छाई है, मैं बताता हूँ आपको। एम फार्म के बाद आपको एक जीपेट एग्जाम होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये जो होते हैं जीपेट जो पास होते हैं, हाँ, उनको स्टाइफंड मिलता है। पर यदि आप बी फार्म करके जीपेट पास होते हैं तो आपको स्टाइफंड नहीं दिया जाएगा, आप फॉर्म डी करते हैं तो। ये सबसे बड़ा दोहरा चरित्र जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है एआईसीटीई का।
ठीक है, वो फॉर्म डी को जो है एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है, उनको अपने उसमें नहीं डालती है, इनको स्टाइपेंड की बात नहीं करती है, ये किसी की सोच से बाहर परे है। बहुत 2-3 बार लेटर भी लिखा जा चुका है, पर इनको ये कंसिडर नहीं करते, ये क्लिनिकली इनको मानते हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पर इनको जो है जीपेड के थ्रू स्टाइपेंड मिलता है एम फॉर्म में 12,400 रुपये। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को कि आखिर ये क्यों ऐसा है। जब ये क्लिनिकल फार्मेसिस्ट बोला जा रहा है तो इनको भी तो स्टाइपेंड मिलनी चाहिए, अब इनको भी दीजिए। तो ऐसा नहीं मिलता है, तो इनके लिए सबसे डिसएडवांटेज ये बात है। भविष्य क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूँ, पर अभी के लिए इतना ही है कि पीबी को स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। मैं यहाँ पे रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ जो 6 ईयर की कोर्स करते हैं। पहली बात तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर फॉर्म डी पीबी की बात कर रहा हूँ, एम फॉर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पीबी में लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। उनकी बात भी करूंगा मैं कभी, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि स्टाइपेंड तो मिलता नहीं है। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की बात थी, इनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बहुत आता है। जो बी फार्म के बाद फॉर्म डी पीबी करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आने लगता है, क्योंकि फॉर्म डी पीबी की फीस बहुत ज़्यादा होती है एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस से, अच्छी खासी अधिक होती है। जहाँ एम फार्म की फीस होगी 80,000 1 लाख रुपए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजों में, वही फॉर्म डी की फीस होगी 1,60,000 1,40,000। कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंस करता है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस फॉर्म डी की फीस आपको 1,10,000 में मिल जाती है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉलेज कॉलेज डिफरेंस करता है, पर फीस फॉर्म डी की पीबी की अधिक होती है। तो 3 साल की वो फीस भी लेते हैं, इनके में 2 साल की फीस लगती है, इनके में 3 साल की फीस लगती है, इंटर्नशिप की भी पैसे लेते हैं ये। तो आपके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। डॉक्टर प्रीफीस के साथ आपको ये सब प्रेशर झेलना पड़ता है। तो ये रही आपकी फॉर्म डी पीबी और एम फॉर्म में। फिर एम फॉर्म को प्रॉफिट और क्या है मैं आपको बताता हूँ फार्मेसी प्रैक्टिस वालों को, कि नाइपर जैसी संस्थाएं इनके पास हैं जिसमें ये एम फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस चलता है। नाइपर है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं गवर्नमेंटेड जहां पर फार्मेसी प्रैक्टिस रन की जाती है। उनकी फीस सस्ती है, नाइपर की महंगी है, पर आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है जिसके कारण आपके ऊपर बर्डन नहीं आता, आराम से पास होकर निकल जाते हो। पर फॉर्म डी के साथ ऐसा नहीं है, ये फॉर्म डी पीपी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, इनकी रनिंग होती ही नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजों में। मोस्ट ऑफ द 99% कॉलेज जो है प्राइवेट हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इनके लिए है, ठीक है। ये कोई फायदा नहीं होता है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ता है, इकोनॉमिक प्रेशर झेलना पड़ता है, मेंटली प्रेशर भी झेलना पड़ता है, इनकी ड्यूटी भी बहुत हार्ड वर्क रखती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कितना बेकार जैसा लग रहा है, कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के कोर्सों में, ठीक है। दोनों ही क्लिनिकल फार्मेसिस्ट हैं पर स्टाइपेंड नहीं मिलता है, नाइपर जैसी संस्थाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रेशर जो है कहीं ना कहीं इनको इफेक्ट करती हैं। तो ये सब इतनी ब्रॉड लेवल पे। अब आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं बताता आपको। अब मैं उसकी बात करूंगा, एनालिसिस की बात करूंगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए एम फॉर्म और फॉर्म डी में अंतर क्या अब आता है, ये तो रहा जो मोटा मोटा लोग जानते हैं। अब देखिए क्या है कि कोई भी एनएबीएच हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो फॉर्म डी की संख्या क्या है, अधिक है, इनकी नंबर्स अधिक है, ठीक है, नंबर्स अधिक है। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इनके पास, ठीक है। ये इंटर्नशिप भी करते हैं, तो इनका इंटरेक्शन हेल्थ वर्कर्स लाइक नर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स से सबसे अधिक होता है, ठीक है, डॉक्टर से, ठीक है। अब देखिए तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर इनके पास डॉक्टर प्रीफिक्स होने की वजह से इनको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं डॉक्टर आसानी से, ये अपने आइडेंटिफाई जल्दी बना लेते हैं हॉस्पिटल्स में। देखिए ये सब लेटेस्ट चीज़ें हैं, 2021 से पहले क्या था मुझे नहीं पता, मैं 1 साल का आपको बायोडाटा बताता हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ, ठीक है। फिर ये जल्दी से डॉक्टरों के साथ घुल मिल जाते हैं आराम से, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, एज ए डॉक्टर होने के कारण, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर इंटर्न करते हैं तो इंटर्न एमबीबीएस के साथ अच्छे खासे घुल जाते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल जब जॉब आती है, अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो ये अपनी जॉब जल्दी लगा लेते हैं इन कंपेरिजन टू क्लिनिकल जो एम फॉर्म वाले होते हैं, क्योंकि इनकी जॉब हॉस्पिटल में तेजी से लगती है, क्योंकि इनके पास इंटर्नशिप होने की वजह से एक बहुत बड़ा एक्का इनके पास होता है। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मडीज हैं जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो वो जो होते हैं इनकी जॉब पहले प्रायोरिटी वो फॉर्म डी को ही देते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि क्लिनिकल एक्सपोजर की बात की जाए
फिर प्रॉफिट की बात सीख जाए, और कोई भी हॉस्पिटल लेना चाहेगा, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, आपको लगेगा थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं मेंटेलिटी बता रहा हूँ, मैं खुद एक हॉस्पिटल्स में वर्क करता हूँ, तो मुझे खुद पता है। आपके पास दो 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 पर्सन है, ठीक है, एक जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, और दोनों ही हैं, दोनों, एक के पास डॉक्टर प्रीफिक्स एक पास नहीं है, एक के पास क्लिनिकल नॉलेज ज़्यादा, एक के पास नहीं है, ठीक है, ये रियल चीज़ है। अब डॉक्टर को चुनना है या एचआर को चुनना है, तो किसको चुनेगा? उसको भी तो अपने हॉस्पिटल की वैल्यू बढ़ानी है कि भाई देखिए आपका ट्रीटमेंट ये कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, इसके पास ये है वो है, उसको भी अपनी सब चीज़ दिखानी होती है। क्लिनिकल नॉलेज ज़्यादा है तो वो जो है पहले ही रिकॉग्नाइज करता है कि इनको मिले, फिर यहाँ पे इनका एक नेटवर्क बन जाता है जॉब के लिए। तो इसमें जो होती है, जब आप ये इंटरेक्शन करते हैं तो इनको प्रायोरिटी ज़्यादा हर चीज़ में मिलने लगती है हॉस्पिटल में। और फिर क्या कहते हैं कि जो डॉक्टर के साथ इनका कनेक्शन होता है, मतलब फिजिशियन के साथ कनेक्शन होता है, तो उन्हीं की बहुत सारी हॉस्पिटल्स दूसरी भी होती हैं जहाँ पे इनको प्लस पॉइंट मिलता है। पर इनके में ऐसा नहीं होता ये सब चीज़ें, ठीक है, तो इनके नंबर्स भी कम है। फिर दूसरी बात यह है कि अभी आप देखते होंगे फेलोशिप प्रोग्राम बहुत सारी स्टार्ट की जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा, क्रिटिकल केयर फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है, क्रिटिकल फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी, फेलोशिप इन ऑन्कोलॉजी, फेलोशिप इन यूरोलॉजी, ठीक है। तो ये सब सारी फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट की जा रही है शंकरा हॉस्पिटल्स में, शंकरा कैंसर हॉस्पिटल में, एससीजी कैंसर हॉस्पिटल में, ठीक है, हाल ही में मैंने बनाया था एक हॉस्पिटल्स में। फिर क्या है, मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे फॉर्म डी को ही प्रायोरिटी ये देते हैं, फॉर्म डी को ही, ये फॉर्म डी ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, फॉर्म डी ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, एम फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो आप देख लिए इतना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। फिर बच्चे पास होते हैं, यदि नाइपर में तो हुआ हुआ, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपनी ये सब चीज़ को भूल कर ये फॉर्म डी ही कंसीडर करते हैं, और फॉर्म डी पीपी की सारी सीटें फिल हो जाती हैं इंडिया में। ज़्यादातर सीटें फिल हो जाती हैं, वो खाली नहीं रहती हैं। तो आपको देख रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें जो है कि आपको 3 साल का आपका इन्वेस्ट तो हो रहा है, पर हॉस्पिटल में जब जाओगे ना, तो आपके रिज्यूम आपका इफेक्ट बनाता है डॉक्टर प्रीफिक्स को लेकर। अब वहाँ पर आपकी बात आती है नेविगेशन की, कि आप अपनी सैलरी को कितना ले सकते हो और इसमें क्या क्या वैल्यू बढ़ा सकते हो। भविष्य में यदि प्राइवेट कॉलेजों में भी चेंज किया जाएगा, यदि ये पीसीआई भी चेंज करेगी, तो फॉर्म डी के लिए ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इनकी रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एम फॉर्म के। एम फॉर्म की या तो आप कोशिश करिए कि इन दोनों को आप मिक्सअप कर दीजिए, ठीक है, मिक्सअप करके फॉर्म डी बना दीजिए। जो बच्चे कर चुके हैं उनको सारी पोस्ट वही दीजिए जो फॉर्म डी की है, पर अब से जो आप जो है मिक्स करके एक फॉर्म डी कोर्स से कर दीजिए, जिसके कारण कन्फ्यूजिंग क्राइटेरिया खत्म हो जाए। अब हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, आप भी कर रहे हो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, हम भी कर रहे हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, तो वो बंदा सामने वाला एचआर होता है या फिजिशियन होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये भी है, तो ये डॉक्टर क्यों नहीं लगाया है, ये डॉक्टर क्यों नहीं लगाया, ये डॉक्टर लगाया है। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजिंग पैदा कर रहे हो बी फार्म के बाद, बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पैदा कर रहे हो। तो आप जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट दोनों को बोल रहे हो, तो दोनों की पे आप डॉक्टर लगाओ ना। मैं किसी एक पक्ष पे नहीं हूँ कि किसी एक पक्ष पे कि इनको नहीं रिकॉग्नाइज है, इनको है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, इन चीज को भी हमको जानने की जरूरत है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि इसमें जो है इनको ज़्यादा इस समय हॉस्पिटल में पोस्टिंग की जा रही है, इसका रीज़न यही है सबसे बड़ा, कि इनकी पोस्टिंग ही हॉस्पिटल में स्टार्टिंग हो जाती है, पर इनकी इतनी एक्सपोजर है ही नहीं। फिर बात करें तो अभी बहुत सारी ऐसी जॉब आई है, अभी मैं देख रहा था कि पीसीआई ने जो है जो रिसर्च के लिए जो जॉब पोस्ट होती है ऑफिसर पद पे होती है, उसके लिए फॉर्म डी को ही कंसिडर करने को कहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होते हैं एम फार्म फार्माकोलॉजी के। तो यहाँ पर देखिए एम फार्म, देखिए फॉर्म डी का स्कोप क्या धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, पर बहुत धीमे बढ़ रहा है। रीजन ये है कि एक अम्ब्रेला के अंदर सारे फॉर्म डी अभी तक वर्क नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि चलिए वो बात की बात है, पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको आने वाले चीज़ों में बहुत सारी चेंजिंग दिखेगी, जहाँ पे फॉर्म डी बहुत सारे पोस्टों पे आपको दिखेंगे, और बहुत सारे जितने भी हेल्थ स्कीम होगी, हेल्थ सर्विसेज होंगे। फील्ड ऑफिसर की अभी जॉब आई है, तो इसमें आईसीएमआर की, उसमें भी देखिए बस फॉर्म डी को ही एलिजिबल किया गया है। वो ये देखते हैं ना कि आप उस एरिया में फिट बैठते हो कि नहीं बैठते हो, आपके पास कितनी एलिजिबिलिटी थी, आपने कितना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, वो सारी क्राइटेरिया को देखकर वो एक पोस्टिंग करते हैं, तभी जाके आपको उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। आई होप मेरी बातों को आप क्लियर कट समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की आपको,
और मेंटलिटी भी कुछ डिफरेंस होती है, ठीक है। तो आप जरूर समझेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा, और यदि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और यदि आप फेसबुक चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे जाके फॉलो कर लीजिए, और नई पोस्ट वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, आपको जॉब नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।